रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शनल कट मेथड। कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें आपके पास एक दफ़ा फ्रैक्शनल कट अप्लाई हुआ है। आज हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके पास दोबारा फ्रैक्शनल कट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 7x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू माइनस x1 plus 3x2 less than equals to 6, 7x1 plus x2 less than equals to 35, x1 x2 greater than equals to 0 and integer। कि आपके पास क्वेश्चन अगर ये हो और गिवन हो कि x1 और x2 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो इंटीजर होने चाहिए, तो फिर हमारे पास फ्रैक्शनल कट मेथड अप्लाई हो सकता है। आपके पास सबसे पहले क्या करना होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। आपने इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे कि नाउ वी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग स्लेक वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ये लेस देन है तो एक स्लेक वेरिएबल x3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये लेस देन है तो x4 स्लेक वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 7x1 10x2 सब्जेक्ट टू माइनस x1 3x2 plus x3 equals to 6, 7x1 plus x2 plus x4 equals to 35, x1 x2 x3 x4 greater than equals to 0। ये आपके पास क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल को जज करना है। हेयर n जो होते हैं नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, और m जो है नंबर ऑफ़ इक्वेशन 2 हैं। फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल पुट n माइनस m इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 वेरिएबल इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने किन को 0 रखना है, जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, मतलब x1 और x2। दैट इज़ x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास जो बेसिक रह जाएंगे वो x3 और x4 हैं, तो जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है वो आपके पास बन जाएगा। द फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल इज गिवन बाय तो ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे है +7 और +10, तो इधर आके -7 -10 0 0 0। यहाँ पे आ जाएगा x3 x4 0 0। x3 की फर्स्ट कंस्ट्रेंट की वैल्यू है -1 3 1 0 6 7 1 0 1 35। ये आपके पास है। अब मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को हमने एंटर कराना है। ये आपके पास एंटर हो जाएगी। तो रेशो फाइंड करते हैं। रेशो कैसे फाइंड करते हैं, जेड रो नहीं फाइंड करते। 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ जाएगी। 35 डिवाइडेड बाई 1 35 आ जाएगी। छोटी कौन है, 2। यहाँ से आपके पास 2 क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। नेक्स्ट टेबल में 3 को जो पिवट एलिमेंट है इसको 1 बनाएंगे और इसके ऊपर सारे 0 बनाएंगे। तो नीचे लिखते हैं बाय ऑप्टिमैलिटी कंडीशन x2 is entering variable and by feasibility condition x4 is
लिविंग वेरिएबल। तो आपके पास जो नेक्स्ट टेबल बनेगा सिंप्लेक्स वो कुछ इस तरीके से बनेगा। x4 की जगह x2 आ जाएगा, x3 की जगह x2 आ जाएगा, और सॉरी x3 इज एंटरिंग वेरिएबल, लिविंग वेरिएबल। और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा x2 और x4, 0 0, x1 x2 x3 x4, सोल्यूशन एंड रेशियो। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -31/3, 0, 10/3, 0, 20। यहाँ रह जाएगी -1/3, 22/3, 1 0, 1/3, -1/3, 0 1, 2 और 33। अभी भी क्या है हमारे पास नेगेटिव मौजूद है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एंटर करा देंगे। रेशो फाइंड करते हैं। रेशो फाइंड करते हुए 2 डिवाइडेड बाय -1/3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू पर रेशो फाइंड ही नहीं करेंगे। 33 डिवाइडेड बाय 22/3 आपके पास बन जाएगा 9/2। एक ही पॉजिटिव है तो ये आपके पास क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ये पिवट एलिमेंट है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इसको 1 बनाएंगे और इसके ऊपर सारे 0 बनाएंगे। तो हम अगेन लिखेंगे बाय ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, ये पूरी कहानी लिखने के बाद उसके बाद आप ये पूरे टेबल बनाएंगे। x1 x2 x3 x4 और सोल्यूशन। आपके पास जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके बनता है, वो कुछ बनता है इस तरीके से। x1 के नीचे 0 0, 63/22, 31/22, 133/2, 7/2। यहाँ पे x2 आ गया था, यहाँ पे x1 आ गया था। यहाँ पे चल रहा है 0 1 1 0, 7/22, -1/22, 1/22, 3/22, 9/2। 7/2 का मतलब है 3.5 और 9/2 का मतलब है 4.5। अब अगर देखा जाए तो नन ऑफ जेड रो कोफिशिएंट इज नेगेटिव, इट्स मीन कि हमारे पास ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है क्या। लेकिन ऑप्टिमलिटी में हमारे पास एक और रिस्ट्रिक्शन भी गिवन है कि ऑप्टिमलिटी के साथ साथ हमारे पास जो वेरिएबल्स के आंसर है वो इंटीजर होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जो x2 और x1 के आंसर है, एक है 3.5 और एक है 4.5, दोनों आपके पास इंटीजर नहीं है या फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हम नीचे दिखते हैं, सिंस none of z row coefficient is negative, so above solution is optimal। ऑप्टिमल तो है। अब हमारा सारा मसला किस पे रह गया है कि इंटीजर आने चाहिए। तो हम अब किसको फ्रैक्शन कट के लिए चूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने चूज़ करना है फ्रैक्शन कट के लिए किसी को। तो आपके पास एक वैल्यू है 3.5 और एक है 4.5। अब आपकी अब दोनों में इंटीजर चाहिए, तो आपकी टोटल अपनी मर्जी है। आप किसी एक को फ्रैक्शन कट के लिए चूज़ कर लें। पहले मैं लेट से पहले वाले 3.5 वाले को क्या करते हैं, x2 को क्या करती हूँ, फ्रैक्शन कट के लिए चूज़ करती हूँ। आपकी अपनी मर्जी, आप पहले x1 को भी कर सकते हैं, सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपनी चॉइस होती है कि अगर दोनों को, क्योंकि हमारे पास x1 और x2 को ही हमने इंटीजर बनाना है, तो दोनों को बनाना है तो किसी भी एक को पहले चूज कर लेते हैं। तो लिखते हैं सिलेक्ट x2 फॉर फ्रैक्शनल कट। अब x2 को फ्रैक्शनल कट के लिए करूंगी तो क्या करूंगी, x2 की पूरी रो लिखूंगी। x2 + 7/22 x3 + 1/4 1/22 x4 इज इक्वल्स टू 7/2, ठीक है। तो मैं ये पूरी लिखती हूँ, मेरे पास बन जाएगी x2 + 7/22 x3 + 1/22 x4 इक्वल्स टू 7/2। फिर हमारा टारगेट था कि कोई भी इम्प्रॉपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर है 7/22, ये भी प्रॉपर है, लेकिन 7/2 क्या है, इम्प्रॉपर। तो इसको मैं लिखूंगी 7 अंदर 2/2, 3 × 6 और 1, मतलब 3 होल 1/2। तो ये बन जाएगा 3 + 1/2। क्या करना होता है, इसमें जैसे जो फ्रैक्शनल है, मतलब यहाँ से फ्रैक्शन क्या है आपके पास, अब हमने इसके बाद हमें क्या करना होता है
कि जो इसमें से फ्रैक्शन इंटीजर उनको नहीं करना, इसको नहीं करेंगे हम लोग यूज़, 3 को नहीं यूज़ करेंगे। फिर इस 1/2 को इस साइड पे लेके आना है, 1/2 इसको उधर, मतलब 1/2 एज इट इज़, इन सबको उधर, -7/22x3 -1/22x4 और प्लस हमने S1 कोई भी एक स्लेक वेरिएबल को ऐड कराना होता है और इक्वल्स टू 0। फिर हमने इसको सोल्यूशन लिखते किस तरीके से, ये होता है -7/22x3 -1/22x4 प्लस S1 इक्वल्स टू -1/2। ये आपके पास S1 क्या हमने खुद से इंट्रोड्यूस कराया है, तो जो हमारा लास्ट टेबल बना हुआ था उसमें S1 के कॉलम भी ऐड करेंगे और S1 की रो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी बेसिक Z1 X1 X2 X3 X4 S1 सोल्यूशन। यहाँ पे ऑलरेडी चला था X2 और X1, वो सारा टेबल एज इट इज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। साथ मैंने S1 का कॉलम ऐड किया तो S1 की रो भी ऐड करूँगी। यहाँ पे आपके पास क्या बना था, पहले आपके पास मौजूद था 0 1, ऊपर था 0 0 63/22 31/22, इसकी जगह 0 और सोल्यूशन था 133/2। यहाँ पे आपके पास था 0 1 7/22 1/22 और S1 में आपके पास X2 का कोफिशिएंट क्या है, X2 का कोफिशिएंट नहीं है तो ये भी 0 और आपके पास जो सोल्यूशन था वो उस टाइम था 7/2। X1 आपके पास मौजूद था 1 0 -1/22 3/22 9। अच्छा, और यहाँ पे X1 में X1 का कोफिशिएंट भी मौजूद नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 और इधर सोल्यूशन था 9/2। S1 में आपके पास X1 का कोफिशिएंट नहीं है 0, X2 का कोफिशिएंट नहीं है 0, X3 का कोफिशिएंट है -7/22 -1/22 और 1 और -1/2। अब हमें नज़र आ रहा है कि ऑप्टिमैलिटी तुम्हारे पास अभी मेंटेन है लेकिन फिजिबिलिटी डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि नेगेटिव आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाना है और मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को हमने लीव करा देना है। हमने इसको क्या किया, लीव कराया, तो हमें इसके नीचे एक रो को ऐड करना पड़ेगा बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड। ये आपके पास कहलाती है रेशो रो। रेशो रो हम फाइंड करते हैं जस्ट नेगेटिव के लिए और हम उसमें करते क्या है, हम जेड रो को अपनी जो पिवट लिविंग रो है उसके साथ डिवाइड करते हैं नेगेटिव वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसके लिए नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास नेगेटिव कौन है, ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस क्या करना है, 63/22 को डिवाइड करना है -7/22 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -9। और यहाँ से आपके पास है 3/22 को डिवाइड करना है 3/22 डिवाइडेड बाय -1/22, तो आंसर आ जाएगा -3। और यहाँ पे हम इसकी फाइन नहीं करते। फिर इसमें जो छोटा होता है उसको हमने क्या कराना होता है, एंटर कराना होता है, ठीक है। तो हम इसका एंटर कराते कौन है, -9 और -31 नेगेटिव के साथ जो छोटा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इसका मॉड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ छोटा कौन है 9, तो हम इसके अकॉर्डिंग X3 क्या कर जाएगा आपके पास एंटर कर जाएगा बाय। अब हमने क्या करना है, बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड। ये हमने सारी चीज़ें कल वाले लेक्चर में भी देखी हैं, ठीक है। बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड S1 इज लीविंग वेरिएबल एंड X3 is entering variable। क्या करना है, गॉस जॉर्डन मेथड लगाना है, यहाँ पे 1 और इसके ऊपर सारे 0 बनाने हैं। सो बाय गॉस जॉर्डन कंप्यूटेशन मेथड वी गेट, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। अब क्योंकि हमने फ्रैक्शनल कट X2 पे अप्लाई किया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग अब जो नेक्स्ट टेबल बनना चाहिए उसमें लाजिम है कि जो X2 है उसका जो सोल्यूशन हो वो इंटीजर होना ही चाहिए, क्योंकि हमने उसके ऊपर फ्रैक्शनल कट अप्लाई कर दिया। जब हम अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पे लाजिम हो जाता है कि उसका आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर। अगर नहीं आ रहा था इसका मतलब है आपने गलत अप्लाई किया है।
ठीक है, तो आपके पास जो टेबल बनेगा मैं वो टेबल पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जो टेबल बनता है वो बनता है x2, x1, x3, 0 0 0। अच्छा, यहाँ पे टेबल बनेगा 0 0 0 1 9, और यहाँ आप चेक कर ले तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 1 मिनट। 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 प्लस 1/7 1/7 1 माइनस 1/7 माइनस 22/7, और यहाँ पे आ जाएगा 3 32/7 और 11/7। यहाँ पे मैं फाइंड करके बताती हूँ। यहाँ पे आपके पास आता है 203/4। ठीक हो गया। अब अगर देखा जाए तो जो x2 है वो तो हमारा इंटीजर बन चुका है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन x1 अभी भी क्या है, नॉन इंटीजर है। तो अब मैं क्या करूँगी, x1 को फ्रैक्शन कट के लिए चूज़ करेंगे। x1 को पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन कट को चूज़ करने के बाद दोबारा से डुअल सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे, दोबारा ऐसा टेबल बनेगा, उसमें आपके पास x1 भी क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। आपने प्रॉपर आंसर निकालना है और मुझे उसका प्रॉपर आंसर नोट्स पे कंप्लीट करके ही दिखाना है, ठीक है। या आज के तक के लिए इतना है। इसकी जो बाकी क्वेश्चंस है वो आपको मैं असाइनमेंट के तौर पर सेंड कर रही हूँ। ये असाइनमेंट आपने मुझे मंडे को इंशाल्लाह असाइनमेंट नंबर 2 के नाम से सबमिट करानी है, और सब ने ये सुबह 10 बजे असाइनमेंट सबकी सेंड हो जानी चाहिए बाय नेम। अल्लाह हाफिज़।